ओके चलो लेट्स स्टार्ट। चलो भाई, अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन हीरो की, और यू नो वेरी वेल कि इस चैप्टर की जो मेन इक्वेशन है वो है आपकी बर्नौलीज इक्वेशन। तो अब जरा देखते हैं कि ये बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, क्या खास बात होती है इसमें, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। सी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो एक तरह से अगर आप देखो वैसे तो सिंपल कॉमन सेंस थी, या कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम बोल दो, एक ही बात है। बाकी बर्नौलीज इक्वेशन में हम जो फ्लोइंग लिक्विड है उसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू ma लगाने वाले हैं, या अगर आप चाहो तो एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो। यू नो दैट अल्टीमेटली एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सारी की सारी चीज़ें अल्टीमेटली न्यूटन के 3 लॉज से ही आती हैं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक फ्लोइंग लिक्विड लेने वाला हूँ। ये मान लेंगे कि लिक्विड स्टेडी स्टेट में फ्लो कर रहा है और आपका नॉन विस्कस फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, वो सारी एजम्पशंस तो अपन ले ही लेंगे। और उसके बाद हम इस फ्लूइड के एक जरा से पार्ट के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू ma लगा के एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, और उस इक्वेशन को हम बोलने वाले हैं बर्नौलीज इक्वेशन। देखो क्या होती है डेरिवेशन और क्या होती है इक्वेशन, वो देखते हैं। सी, मान लेते हैं सपोज कि जो लिक्विड है वो किसी पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, और ये जो पाइप है ये जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, पाइप कैन गो लिटिल बिट हायर ऑल्सो। तो मान लो सपोज पाइप की कुछ हाइट भी चेंज हो रही है, कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हो रहा है, और इसके अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से, स्टेडी फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। और मान लो सपोज एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन में बना लेता हूँ इस तरीके से, जो डॉटेड लाइन है दिस इज वन पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन, और इस स्ट्रीम लाइन के अंदर मैं पानी का एक जरा सा एलिमेंट लेने वाला हूँ, डीवी वॉल्यूम का एक एलिमेंट लेने वाला हूँ। सो लेट मी टेक दैट। सेम पानी का मैं एक जरा सा एलिमेंट ले लेता हूँ इस तरीके से, ये एलिमेंट ले लेता हूँ ऐसे, और इस एलिमेंट की लेंथ अगर आप देख लो तो कुछ जरा से इसकी लेंथ होगी, मान लो dl। इसका थोड़ा सा कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, लेट अस से क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा डेल्टा a। और इसके साथ साथ फर्दर मान लेते हैं सपोज कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से जो स्ट्रीम लाइन है, यहाँ पे इस जगह पे हॉरिजॉन्टल से अपनी स्ट्रीम लाइन एक एंगल बना रही है, मान लो थीटा। ठीक है, ये चीज़ें तो मान ही लेते हैं। और अब इसके बाद जो ये पानी का जरा सा एलिमेंट है, मैं इस पानी के एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूँ। सो लेट अस सी कि इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से हैं। देखो ऑब्वियसली अगर फ्लूइड्स में है तो सबसे पहले तो हम प्रेशर की बात करेंगे, और फ्लूइड चाहे स्टैटिक्स हो या फ्लूइड डायनेमिक्स हो, प्रेशर की बेसिक डेफिनेशन वही रहेगी कि अगर मान लो सपोज आपको लेट अस से कि इस जगह पे प्रेशर चाहिए, तो यहाँ पे एक जरा सा एरिया लो और उसके एक साइड के ऊपर लिक्विड जितना फोर्स लगा रहा है वो फोर्स देखो, उसको एरिया से डिवाइड कर दो, ये हो जाता है प्रेशर। तो देयरफॉर मान लेते हैं सपोज कि जो इसका लोअर साइड है दैट इज ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर लेट अस से कि कुछ है मान लो P, और यहाँ पे जो प्रेशर है ये प्रेशर मान लेते हैं लेट अस से P प्लस dP। तो प्रेशर बोल देते हैं यहाँ पे P, और इधर ऊपर अगर देखते हैं तो थोड़ा ऊपर बना देता हूँ P प्लस dP। ऑल्दो नाउ यू माइट ऑब्जेक्ट कि यू माइट से कि सर नीचे तो ज़्यादा प्रेशर होगा ना, ऊपर कम प्रेशर होगा तभी तो ये लिक्विड ऐसे फ्लो करेगा। हम उस हिसाब से नहीं चल रहे, हम हमेशा कैलकुलस की नोटेशन के हिसाब से चलते हैं, और जो प्लस माइनस होना है वो अपने आप आ जाएगा। सी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे कि dP पॉजिटिव ही होगा। अगर नीचे कम प्रेशर है, सॉरी नीचे ज़्यादा प्रेशर है ऊपर कम प्रेशर है, तो dP अपने आप नेगेटिव आ जाएगा कैलकुलेशंस में। हम तो सिंपली ये बोल रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट x के ऊपर कोई फंक्शन है f, तो x प्लस df के ऊपर हम फंक्शन को बोल देते हैं f प्लस df, और अगर वो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो वो df अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। सो ये हमने प्रेशर्स मार्क कर दिए, एरिया वेरिया मार्क कर दिया, और इसके साथ साथ अब फोर्सेस मार्क कर ही रहे हैं। तो आप देख लो कि इसके ऊपर एक mg का भी फोर्स लगेगा, इस तरीके से एक mg का फोर्स लगेगा। और यू कैन ऑल्सो सी कि मैंने ऐसा कोई एजम्पशन नहीं लिया है कि जो ये स्ट्रीमलाइन है ये स्ट्रीमलाइन स्ट्रेट है, ऐसा कुछ नहीं है, कर्व हो सकती है। और अगर कोई चीज़ कर्व में जाती है तो ध्यान से देखो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग सकता है। तो देयरफॉर यू कैन ईजिली सी कि इसके ऊपर इस तरह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग सकता है, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन हम बड़ी चालाकी से इस कॉम्प्लिकेटेड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साइड से निकल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि अगर हमारा कोई ऐसा एजम्पशन नहीं है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन वेरी वेल डेफिनेटली बी देयर, लग रहा है तो लगने दो, लेकिन हम उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चक्कर में फंसने नहीं वाले हैं, इस तरीके से हम उससे बचेंगे। देखो हम इसमें F इक्वल टू ma लगाएंगे। नाउ यू नो डैट कि F इक्वल टू ma एक्स डायरेक्शन में भी लगा सकते हो, वाई डायरेक्शन में भी लगा सकते हो, या अगर किसी कर्व के अलॉन्ग जा रहे हो,
तो कर्व का अगर आप याद करो सर्कुलर मोशन में हमने देखा था कि टेंजेंशियल और नॉर्मल डायरेक्शन बनाया जा सकता है। तो नॉर्मल डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, हम इसमें F इक्वल टू एम ए टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाएंगे और उससे हमारा जितना भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कुछ भी अगर कॉम्प्लिकेशन होना भी होगा तो वो सब नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो अभी देखो इसके ऊपर हम F इक्वल टू एम ए इस डायरेक्शन में लगाने वाले हैं, ये है टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब आप जरा फोर्सेस देख लो, इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से हैं। दोनों साइड का जो प्रेशर वाला फोर्स होगा वो होगा पानी, जो रेस्ट ऑफ द वाटर है वो इसको इधर से पुश करेगा, रेस्ट ऑफ द वाटर इसको इधर से भी पुश करेगा, ये दो फोर्सेस होंगे। और अगर हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg को रिजॉल्व कर ले तो यू विल सी कि mg का भी एक ये वाला कंपोनेंट आएगा। अभी तो मैं रफ में आपको दिखा रहा हूँ, बाकी अभी जल्दी इसको फेयर करके देखेंगे। mg का ये वाला कंपोनेंट आएगा। ये तीन आपको जो ग्रीन कलर के फोर्सेस दिख रहे हैं, ये तीन ग्रीन कलर के फोर्सेस हम बैलेंस करेंगे। और इसके सिवा और देख लेते हैं, अब ये फोर्सेस को रिजॉल्व वगैरह करके देख लेते हैं। सी mg को जरा मैं रिजॉल्व करता हूँ, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट। mg को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो यू कैन इजीली सी कि ये वो इंक्लाइन प्लेन जैसी सिचुएशन होगा। ये इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन है थीटा, तो यू नो वेरी वेल कि mg साइन थीटा फोर्स इधर आ जाएगा। और ये mg नहीं, मेरे को dmg बोलना चाहिए शुरू से, बिकॉज दिस मास इज ऑल्सो स्मॉल, तो dmg कर देता हूँ, दैट विल बी मोर एक्यूरेट। और इस तरीके से ये फोर्सेस हैं। अब इनको जरा एक बार मैं और अच्छे से बनाता हूँ। ये जो पानी का एलिमेंट है जरा सा इसको अलग से ड्रॉ करते हैं। डाउनवर्ड फोर्स हो गया आपके पास एक dmg साइन थीटा, ठीक है, एक फोर्स। अभी प्रेशर का फोर्स आप देख लो कि प्रेशर का फोर्स जो इधर से लगेगा यहां से, ये फोर्स हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और जो दूसरी साइड से प्रेशर का फोर्स लगेगा ये हो जाएगा आपका P प्लस डी पी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एंड यू कैन सी कि इसके सिवा और कोई फोर्स नहीं है। ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, और इसके साथ साथ इन फोर्सेस के नेट जो सम है उसको हम ma से इक्वेट करने वाले हैं। एंड आई अगेन वंस अगेन रिपीट कि मैं इसके फोर्सेस को, अगर पार्टिकल कर्व में भी जा रहा है तो मैं इसके फोर्सेस को टेंजेंट और नॉर्मल के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहा हूँ। नॉर्मल के डायरेक्शन में हम F इक्वल टू एम लगाएंगे नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके पहले ही टेंजेंट वाले डायरेक्शन से F इक्वल टू एम लगा के हमारा सारा का सारा काम होने वाला है। ठीक है, चलो कर गुजरते हैं हम इसको। सी इसके बाद जरा F इक्वल टू एम की इक्वेशन लिखते हैं। यू कैन सी कि डाउनवर्ड फोर्सेस अगर आप देखोगे तो डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा dm इंटू जी साइन थीटा और P प्लस डी पी इंटू एरिया, ये डाउनवर्ड फोर्स है। और अपवर्ड फोर्स अगर आप देखोगे तो अपवर्ड फोर्स हो जाता है आपका सिर्फ P इंटू डेल्टा ए। और इनफैक्ट अगर ये पार्टिकल ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो इसके एक्सेलरेशन को भी हम ऊपर ही ले लेते हैं। तो देयरफॉर हमें अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेना होगा, और ये जो दोनों मैंने लिख दिए ऑलरेडी डाउनवर्ड फोर्स, इनको नेगेटिव लेना चाहिए। तो इन दोनों को मैं नेगेटिव करता हूं पहले तो, ठीक है, इन दोनों को नेगेटिव किया। और अपवर्ड फोर्स अगर आप देखोगे तो P डेल्टा ए वाला फोर्स है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब कि वैसे तो dv बाई dt लिख सकते हैं, बट अभी हम जल्दी उसको v dv बाई ds में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये हमने लिख ली है इक्वेशन F इक्वल टू एम की। कैंसिल इसमें बहुत सारी चीज़ हो रही हैं तो वो कैंसिलेशंस भी करते हैं। dm की वैल्यू, ये सब की वैल्यू पुट करके और चीज़ें कैंसिल होंगी, वो सब भी करेंगे। बट सबसे पहले आप देख लो, सबसे बढ़िया चीज़ तो ये P डेल्टा ए और P डेल्टा ए तो पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया, तो इसको तो उड़ा देते हैं। और ये जरा रफ में मैं dm की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। सी मास हो जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अभी थोड़ा सा नोटेशन ध्यान रखना, या चलो मैं नोटेशन ठीक से लिख ही देता हूँ। वॉल्यूम को मैं v से नहीं डिनोट कर रहा हूँ, वॉल्यूम को VOL लिख देता हूँ, बिकॉज v लेटर इज बीइंग यूज्ड फॉर वेलोसिटी। तो मास हो जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम आप देख लो, इस जरा सी चीज का वॉल्यूम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम अगर आप चाहिए तो हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, एंड दैट थिकनेस इज dl। तो दिस विल बी डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाय dl। ये तो हम dm की जगह रखने वाले हैं। तो चलो ये सब कर ही देते हैं, dm की वैल्यू पुट कर देते हैं, एंड लेट्स डू ऑल दीज थिंग्स। तो dm की जगह रो डेल्टा ए dl, फिर g साइन थीटा, और यहाँ पे लास्ट में आपका डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाय डी पी। दिस विल बी इक्वल टू ऑल दीज थिंग्स। सी और कुछ नहीं है, मैं राइट साइड में भी dm की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और ये जो dv बाई dt है इसको
वी डी वी बाई डी एल पुट कर देंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। वो भी देख लेना कि मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज बर्नौलीज इक्वेशन जो भी मैं डिराइव करूँगा उसमें टाइम का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। सो अभी देखना कि वो क्या इंपॉर्टेंस है उसका, वाई डिड आई डू दैट एंड। बट अभी तो वी कैन गेट हैप्पी कि ये डेल्टा ए जो है आप देख लो थ्रू आउट दिस इरिटेटिंग थिंग कॉल्ड डेल्टा ए, ये डेल्टा ए भी पूरा कैंसिल हो जाता है। और डेल्टा ए के सिवा और कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें तो कैंसिल नहीं हो रही है, लेकिन एक चीज़ आप और ऑब्जर्व कर सकते हो उसमें, ध्यान से देखो कि ये जो चीज़ है डी एल इंटू साइन थीटा जो है, इस डी एल और साइन थीटा के प्रोडक्ट को भी आप उड़ा सकते हो। ठीक है, मैं ये थोड़ा फिगर बना के आपको दिखाता हूँ एक बार। सी, हमें ये पता है कि ये हमारे पास डी एल है, ये हमारे पास डी एक्स होगा और ये हमारे पास डी वाई हो जाएगा। ठीक है, और ये थीटा है। तो यू कैन इजिली सी दैट डी एल साइन थीटा, यहां से ये आप देख लो कि डी एल का साइन कॉम्पोनेंट क्या होगा, डी एल साइड का साइन कॉम्पोनेंट विल बी नथिंग बट डी वाई, हाइट में कितना चेंज हो रहा है वो चीज़। तो देयरफॉर अगला स्टेप मैं एक छोटा सा ये लेने वाला हूं कि ये डी एल इंटू साइन थीटा को मैं एक तो डी वाई रखने वाला हूं, दूसरा ये रफ वर्क हटा देता हूं इधर उधर से, और ये सब करके थोड़ा सा इक्वेशन को और ऑर्गेनाइज करते हैं और जरा ऊपर लिख लेते हैं। तो ये सारे रफ वर्क को हटा देते हैं और इस इक्वेशन को जरा अभी ऊपर लिखते हैं। तो यू विल फाइनली हैव माइनस रो साइन थीटा, और चलो साइन थीटा को भी हटाने की बात हो ही गई थी तो हटा ही देते हैं, चलो फिर। तो रो इंटू जी इंटू डी वाई ये कर दो। ठीक है, फर्स्ट वाला टर्म तो कंडेंस हो गया इस तरीके से। फिर इसके साथ साथ माइनस डी पी और है यहाँ पे, और इसके साथ साथ इधर फर्दर हो जाता है, यू कैन सी कि ये डी एल और ये डी एल भी कट जाता है, वेरी नाइस। तो यू विल हैव रो इंटू वी डी वी, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। एंड इन केस यू आर वंडरिंग कि सर ठीक है स्टेप्स तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन लेके कहाँ जा रहे हो आप, हमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लग रही है ये तो। ट्रस्ट में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमने खाली एक जरा सी स्लाइस ली है और उसके ऊपर न्यूटन्स लॉ एफ इक्वल टू एम ए लगा दिया। और अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो एक सेकंड आंखें बंद करके ध्यान करो रोटेशन में आपने क्या क्या नहीं झेला था, और उसके बाद आपको लाइफ में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगने वाला है। सो इट्स ईजी, नथिंग मच, बस वो डी वी बड़े सारे हैं उस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट अदरवाइज इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अब इसके बाद दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे। सी, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है, ये इक्वेशन हमें बताती है कि अगर आप खाली इधर से इधर तक जाओगे तो जो चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन हाइट है और लिक्विड की चेंज इन वेलोसिटी है, इनमें क्या रिलेशन होगा। इन अदर वर्ड्स कि आपको ये पता चल गया है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में लिक्विड कितनी वेलोसिटी गेन करेगा अगर मैं इसके ऊपर इतना प्रेशर लगाता हूँ, इतनी हाइट चेंज करता हूँ एंड सो ऑन। लेकिन हमें रियल लाइफ में कभी भी इतना सा नहीं जाना होता, हमें इतना तो जाना होता है, एटलीस्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस तो कवर करना होता है। तो अब मैं इसको दोनों तरफ से इक्वेट कर देता हूँ। मान लो एक इनिशियल पॉइंट लेता हूँ 1 और एक फाइनल पॉइंट ले लेता हूँ 2, और 1 से लेके 2 तक जो एलिवेशन का डिफरेंस है, एलिवेशन बोले तो हाइट टोटल, 1 से लेके 2 तक एलिवेशन का जो डिफरेंस है इसको मैं बोल देता हूँ y, और 1 से लेके 2 तक मैं इसको इंटीग्रेट करने वाला हूँ। सो लेट मी डू दैट। इसको इंटीग्रेट करना है अगर, तो एक काम और कर सकते हैं कि ये सारे के सारे जो टर्म्स है, ये नेगेटिव इन दोनों को अगर इस साइड ले लिया जाए तो अच्छा है, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी लाइफ में, सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे। तो वो करके फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। यू विल सी रो इंटू वी डी वी प्लस डी पी प्लस रो जी इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन था। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। तो यू कैन सी, इनफैक्ट लिमिट्स भी नहीं लगाते हैं, तो यू विल हैव वी डी वी का इंटीग्रल हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, डी पी का इंटीग्रल हो जाएगा प्रेशर, और रो जी इंटू डी वाई का इंटीग्रल हो जाएगा रो जी इंटू वाई, एंड दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एसेंशियली इंटीग्रेट करोगे तो ये चीज हो जाएगी। और अगर लिमिट्स भी लगा देते हो, लिमिट्स अगर आप लगा देते हो इनिशियल टू फाइनल मतलब कि जो पॉइंट 1 है उसका ग्राउंड के ऊपर अगर लेवल मान लो y1 है, पॉइंट 2 का लेवल y2 है मान लो, तो ये वाला जो टर्म होगा ये हो जाएगा रो जी y2 माइनस रो जी y1। सिमिलरली आप प्रेशर देख लो कि अगर इधर प्रेशर P1 है, इधर प्रेशर P2 है, तो ये वाला टर्म हो जाएगा P2 माइनस P1। सिमिलरली अगर यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी V1 है और एग्जिट वाली जगह पे वेलोसिटी V2 है, तो ये वाला टर्म हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो अगर लिमिट्स भी देख लेते हो, उस हिसाब से भी अगर आप लिख लेते हो, तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन बन जाती है हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस P1 प्लस रो जी Y1 इज इक्वल टू
हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस P2 प्लस रो G इंटू Y2। ये आपके पास इक्वेशन हो जाती है। और यू कैन इजीली सी कि जो मैंने नीचे इक्वेशन लिखी है वो तो मैंने बस इसलिए लिख दी कि अगर आप मान लो सपोज आप लिमिट्स विमिट्स लेते हो, देखते हो अच्छे से, तो ये इक्वेशन बनेगी। अदरवाइज ये जो मैंने डायरेक्टली लिखा था इसमें देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि ये जीरो का कांस्टेंट कैसे हो गया, तो उसी को मैंने थोड़ा सा जस्टिफाई कर दिया है कि लिमिट्स रखोगे तो ये इक्वेशन थोड़ी सी प्रॉपरली ऐसे दिखेगी। बट जनरली ज़्यादातर बुक्स में ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी उसको सिंपली ऐसे ही याद रख लेते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली अगर कोई चीज़ का इनिशियल वैल्यू और इज इक्वल टू कोई चीज़ का फाइनल वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो जो चीज़ है इन पर्टिकुलर वो चीज़ कांस्टेंट है। तो उसको ये लोग जनरली बर्नौलीज थ्योरम को लोग ऐसे याद करने की बजाय ऐसे याद कर लेते हैं, तो ज़्यादा आसान पड़ता है। और ये वाला जो टर्म होता है ये आपको दिखाता है कि ये वाला जो प्रेशर है ये सिंपल वही प्रेशर है जो हर जगह यूज़ करते आ रहे थे। प्रेशर का सिंपली मतलब होता है कि लिक्विड की यहाँ वाली जो सरफेस है, इस सरफेस के जस्ट इधर जो लिक्विड होगा या जो भी चीज़ होगी, लिक्विड हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, और तो लिक्विड की जो फर्स्ट वाली सरफेस थी उसको पुश करने वाला जो प्रेशर है वो ये वाला प्रेशर है, और या आई शुड से कि ये वाला प्रेशर है। और इधर से यहाँ पे अगर आप देखो तो लिक्विड को यहाँ पे पुश करने वाला, अंदर मतलब बाहर आने से रोकने वाला प्रेशर एक तरीके से P2 है। दैट इज वन थिंग। इसी तरीके से V1 V2 और वगैरह की वैल्यू तो हमें बारे में बात हमें पता ही है। ये हो जाती है आपकी बर्नौलीज थ्योरम। और हमने बर्नौलीज थ्योरम को F इक्वल टू ma का यूज करके डिराइव किया है। बट इसको डिराइव करने के और भी तरीके हैं। बहुत सारी बुक्स में देखना लोग इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से डिराइव कर लेते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आप देख लो ये कुछ कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम जैसी है कि यहाँ से जो प्रेशर है ये प्रेशर ज़्यादा होगा नीचे वाला, तो ये लिक्विड को ऊपर पुश करेगा। ये जो P1 और P2 जो दो प्रेशर्स हैं, ये दोनों प्रेशर मिला के लिक्विड के ऊपर जितना वर्क करते हैं वही वर्क इसकी काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी के गेन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप चाहो तो इसको एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिराइव कर सकते हो। और डेरिवेशन देखने में थोड़ी अलग लगेगी लेकिन अल्टीमेटली चीज़ वही आएगी। तो कुल मिला के अगर देखोगे तो इसीलिए पॉपुलरली बुक्स में ये लिखा रहता है कि बर्नौलीज थ्योरम इज एसेंशियली अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको हम लिक्विड्स के ऊपर लगा देते हैं। और यहाँ पे आप देख लो कि हमने जो एजम्पशंस लिए हैं उसमें एक छोटा सा एजम्पशन ये भी था कि ये डेंसिटी कांस्टेंट है। हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो वी डी वी का इंटीग्रल हमने V²/2 लिख दिया, रो को हम इंटीग्रल के बाहर लेके आ गए। तो हमने यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन तो एज्यूम किया ही है, बिकॉज अगर एनर्जी नहीं कंजर्व हो रही होती तो इनके सिवा कोई फ्रिक्शनल फोर्स भी होता, जो कि हमने लिया नहीं है। तो हमने विस्कस या फ्रिक्शनल टाइप के फोर्सेस की एग्जिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट किया है, मतलब एनर्जी कंजर्व हो रही है। ये नॉन विस्कस फ्लो है। तो हमारे जो एजम्पशंस हैं उनमें अगर आप देखो तो एक नॉन विस्कस फ्लो है। दूसरा अगर आप देखो तो हमने ये माना है कि किसी भी तरह का कंप्रेसिबल लिक्विड नहीं है, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी जैसा फ्लो करेगा। तीसरा हमने ये भी माना है कि एक जैसा लिक्विड फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आधे कंटेनर में एक लिक्विड है आधे कंटेनर में दूसरा लिक्विड है, मतलब 1 वाली जगह पे अलग रो है 2 वाली जगह पे एक अलग रो है। इस तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस एज सच नहीं है। तो ये बड़े सारे छोटे बड़े एजम्पशंस लेके हमने इस सिस्टम को इस रिजल्ट को डिराइव किया है। और फर्दर हम पूरी की पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी जेई लेवल में पढ़ रहे हैं उसमें हम सबसे पहले स्टेडी फ्लो तो मान ही लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे हर जगहों पे जो प्रेशर वेशर होंगे या वेलोसिटी वगैरह होंगी वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होंगी। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्टेडी फ्लो है, इस तरह के असम्पशंस तो अपने चलते ही हैं। और सब कुछ मिला के ये बन जाती है आपकी बर्नौलीज थ्योरम। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात बर्नौलीज थ्योरम की एक मैं बोलने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनना कि हमने बर्नौलीज थ्योरम डिराइव करी है जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते थे 2 पॉइंट्स के बीच में, उसी तरह से बर्नौलीज थ्योरम भी हम 2 पॉइंट के बीच में लगाएंगे। इसको लगाने का तरीका ये होगा कि कोई भी फ्लोइंग लिक्विड को आप देखो सबसे पहले, और उसके अंदर एक ही स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग, ध्यान से सुनना, एक ही स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग 2 पॉइंट्स ले लो, 1 और 2। ऐसा नहीं कि 1 यहाँ पे ले लिया और 2 आपने कहीं और ले लिया, नहीं, वो पाइप के बाहर ले लिया, वो नहीं चलेगा। एक ही स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग कोई भी 2 पॉइंट्स लो, 1 और 2, और 1 के पैरामीटर्स और 2 के पैरामीटर्स निकाल के इन दोनों को इक्वेट कर दो। ये छोटी सी बात लग रही है सुनने में अभी, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर फ्लो के एक ही स्ट्रीम लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट्स लेने होते हैं, 1 और 2। दैट्स द प्राइमरी थिंग दैट वी हैव डन इन द डेरिवेशन, और इसको अपने को फॉलो करना है। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें लोग बर्नौलीज थ्योरम को गलत सलत तरीके से लगाते हैं। पॉइंट 1 कहीं ले लेते हैं, 2 कहीं और ले लेते हैं, दोनों। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि एक फ्लो अलग हो रहा होता है
दूसरा फ्लो अलग हो रहा है, पहले फ्लो में 1 पॉइंट ले लेते हैं, दूसरे फ्लो में दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, एंड देन परेशान होते रहते हैं कि ये बर्नौलीज थ्योरम चल क्यों नहीं रही है। तो ध्यान रखना दैट बर्नौलीज थ्योरम इज अ थ्योरम दैट हैज बीन डिराइव्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ assumptions। तो ये थ्योरम थोड़ी नाजुक सी थ्योरम है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से लगाना होता है तब ये चलती है, अदरवाइज ये थ्योरम चलती भी नहीं है। और इसी की हम अब आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक दो सिंपल सिंपल एग्जांपल्स लेके सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये थ्योरम कैसे यूज करनी है, फिर उसके बाद थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स के ऊपर भी जाएंगे, मोर इंपॉर्टेंटली एप्लीकेशंस के ऊपर जाएंगे। तो चलो थोड़ा सा मैं आपको फेमिलियर करवा देता हूं पहले तो एक आध सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लेके। देखो मान लो सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पहले तो, कि मेरे पास है, मान लो हम बड़ी देर से वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया के पाइप को लेकर चल रहे हैं। मान लो मेरे पास एक पाइप है इस तरीके से, इसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A है, और इसके अंदर कोई लिक्विड विक्विड है जो आराम से ऐसे फ्लो कर रहा है। यहाँ पे मान लो सपोज प्रेशर है P1 और यहाँ पे प्रेशर है मान लो P2, और हम इसमें कैलकुलेशन करके देखेंगे कि ये प्रेशर्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये हम निकालने वाले हैं। और आपको एक एडिशनल चीज़ और दे देता हूँ कि ओरिजिनल जो पॉइंट था यहाँ पे जो लिक्विड की वेलोसिटी है ये है V0। ब्लू कलर से जो आपको चीज़ें दी हैं इसमें P1 P2 को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपकी नोन है, गिवन है आपको, डेंसिटी भी दे देता हूँ चलो। और हमें ये निकालना है कि P1 P2 का डिफरेंस क्या होगा, ये हमारा निकालने का टारगेट है, और ये हम निकालने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम से। तो अब देखो मान लेते हैं सपोज जो पॉइंट 2 है वहाँ पे हमें पता तो है नहीं कि वेलोसिटी कितनी है, तो मान लेते हैं पॉइंट 2 के ऊपर वेलोसिटी है v। तो सबसे पहले बर्नौलीज थ्योरम लगाने से पहले इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जनरली बेटर रहता है कि बर्नौलीज थ्योरम लगाने से पहले एक बार इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दो, बिकॉज कंटिन्यूटी इक्वेशन विल टेल यू दैट a1 v1 विल बी इक्वल टू a2 v2। इससे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाने से आपको v मिल जाएगी 3v0। ठीक है, लिख भी लेते हैं उसको यहाँ पे, 3v0 वेलोसिटी मिल जाएगी। और ज़्यादातर केस में थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार तो आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ओरली लगा दोगे कि एरिया 3 टाइम्स कम हो गया है तो वेलोसिटी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, सिंपल। तो ये आपको मिल जाएगी वेलोसिटी एट द सेकेंड पॉइंट। और हमारा टास्क क्या था, ध्यान रखना, टास्क हमारा ये था दैट गिवन एवरीथिंग हमें दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा लिक्विड का, ये निकालना है। तो अब आप देखो कि बर्नौलीज थ्योरम बोलती है दैट प्रेशर प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना कि रो जी वाई को कई बार लोग रो जी एच लिख देते हैं, विच इज फाइन, आप एच लिखो या वाई लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रो जी एच लिख के बोलते हैं कि अच्छा सर ये रो जी एच भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, तो प्रेशर प्रेशर भाई भाई बिल्कुल अलग अलग टर्म्स है। ये जो चीज है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये वर्क डन या फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाई डेप्थ नहीं है, इस y का मतलब होता है कि कोई भी एक कॉमन ग्राउंड ले लो और उस ग्राउंड से जो एलिवेशन होगा पॉइंट्स का वो एलिवेशन आपका y होता है। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों डिफरेंट है बिल्कुल, और ये वाला टर्म फर्स्ट वाला लिक्विड के प्रेशर को डिनोट करता है, ये प्रेशर को बिल्कुल डिनोट नहीं करता है, ये एलिवेशन को डिनोट करता है। जितना जाओगे ऊपर उतनी कम वेलोसिटी होती जाएगी, दैट्स बेसिकली द आइडिया। तो चलो अभी मैं काम करता हूं कि पॉइंट्स में मार्क कर लेता हूं 1 और 2, ऑलरेडी मार्क डी है इनफैक्ट, और 1 और 2 के ऊपर मैं ये इक्वेशन लगाता हूं। देखो सबसे पहले पॉइंट 1 के ऊपर हमें पता नहीं कितना प्रेशर है, वही निकालना है, तो लेट्स कॉल दैट प्रेशर एज P1। पॉइंट 1 के ऊपर वेलोसिटी हमें दी थी V0, तो हाफ रो V0 स्क्वायर, एक जी मैंने ऊपर एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको हटा देते हैं। ध्यान से देखो ये जी मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, यहाँ पे जी नहीं होना चाहिए था, तो लेट्स गेट रेड ऑफ दिस फेलो। तो प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी वाई, ये हम करने वाले हैं। अब एक चीज देखो कि बर्नौलीज थ्योरम लिखने से पहले ही आप देख लो, दूसरा साइड लिखने से पहले ही आप देख लो कि ये दोनों पॉइंट्स मेरे को सेम लेवल पे दिए हैं। तो ग्राउंड से, किसी भी ग्राउंड से देखोगे तो ये y1 और y2 तो सेम ही होंगे, दैट मीन्स इक्वेशन के दोनों साइड के ऊपर ये सेम आने वाले हैं, कटने ही वाले हैं, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको काट ही देते हैं, देयर इज नो नीड टू राइट इट एट ऑल। और राइट हैंड साइड पे अगर आप देख लो तो प्रेशर है P2 दूसरे पॉइंट पे, और वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो ये है 3v0 ऐसे। एंड नाउ यू कैन इजीली सी कि मैंने वो 3v0 क्यों निकाली थी, क्योंकि वो बर्नौलीज थ्योरम में यूज होने वाली थी। ये चीज अगर आप कर देते हो तो यू कैन नाउ इजीली सी दैट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू
यू कैन ईजिली सी कि अपना काम हो चुका है ऑलमोस्ट। हाफ रो वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो, 9 माइनस 1, सो दैट विल बी लाइक 4 रो इंटू वी नॉट स्क्वायर। ये आपको मिल जाता है प्रेशर डिफरेंस, ये बात है। और इससे एक थंब रूल छोटा सा और निकल के आता है कि किसी भी फ्लो के अंदर एक स्ट्रीमलाइन के ऊपर अगर आप 2 पॉइंट लेते हो तो जहां वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मोस्टली अगर ग्रेविटी का कोई चक्कर नहीं है तो जहां वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होगा। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे जो लेयर है, एक लेयर बगल वाली लेयर को ज़्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया से पुश कर रही होगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी भागने लगा है। अब कोई चीज़ बेचारी ऑलरेडी भागने लगी है तो उसको ज़्यादा पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट्स समथिंग लाइक दैट कि आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड लेट अस से दैट योर डैड इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो वो आपको पुश करते रहते हैं, ये वेरी मोटिवेटिंग, चलो लेट्स यूज अनदर पॉजिटिव वर्ड फॉर दैट। अगर वो बड़े मोटिवेटिंग है, वो आपको पुश करते रहते हैं तो आप भागोगे। लेकिन एक दिन उनको लगता है कि यार ये बंदा तो ऑलरेडी दिन में 16-16 घंटे पढ़ रहा है तो क्या करेंगे, तो फिर अगर आप ऑलरेडी तेज भागने लगते हो तो आपको ज़्यादा पुशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इन अदर वर्ड्स वही चीज़ बर्नौलीज थ्योरम भी करती है कि किसी भी एक स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर अगर आप देखोगे तो जहां पे वेलोसिटी कम होती है, जहां आप धीरे धीरे जाते हो वहां पे पुशिंग ज़्यादा होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है एंड वाइस वर्सा। तो ये बात है, प्रेशर डिफरेंस निकाल लिया, थंब रूल भी निकाल लिया। इस तरीके से हम बर्नौलीज थ्योरम को यूज़ करने वाले। और ये तो खैर बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके अंदर बनती हैं। यहाँ पे तो मैंने दोनों पॉइंट सेम लेवल पे ले लिए थे, सेम लेवल पे ना भी हो, ऐसा हो वैसा हो, बहुत सारे इसके ऊपर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बनते हैं, वो सारे के सारे हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले 5 मिनट थोड़ा सा लगाते हैं एक और चीज़ के ऊपर। बर्नौलीज थ्योरम में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि बर्नौलीज थ्योरम बड़ी डेलिकेट सी थ्योरम है और बड़े सारे एजम्पशंस के बाद थ्योरम डिराइव होती है। तो इसको लगाने से पहले काफ़ी कुछ चीज़ें सोच समझ लेनी होती है। मैंने आपको रफ आइडिया तो दे दिया था कि इसकी एप्लीकेबिलिटी वगैरह क्या होगी, लेकिन अब थोड़ा सा मैं फॉर्मली लिख भी देता हूं, आपको लिख के भी अच्छे से बता देता हूं सो दैट यू कैन नोट डाउन एवरीथिंग प्रॉपरली कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां होती है, कहां नहीं होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो ओके सॉरी, ये कट कर देना है बीच में। सी एज फार एज एप्लीकेबिलिटी इज कंसर्न वी नो द रूल्स, बट उसको एज आई सेड थोड़ा फॉर्मली देखते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो यह है कि पूरी की पूरी जेई लेवल के फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड डायनेमिक्स में एक ब्रह्म वाक्य तो हमेशा यही है कि भाई स्टेडी फ्लो होना चाहिए। फ्लो अगर स्टेडी नहीं है तो कुछ नहीं चलेगा। तो स्टेडी फ्लो तो होना चाहिए। अगर फ्लो अनस्टेडी होगा तो सारी की सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। और स्टेडी अनस्टेडी होने के बहुत सारे तरीके होते हैं वैसे। जैसे यहाँ पे मैं ज़्यादा अनस्टडी के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन एटलीस्ट अगर मान लो कुछ इस तरह का सिचुएशन है जहाँ पे लिक्विड आ रहा है ऐसे एक पाइप के थ्रू और पाइप का एरिया ऐसे ग्रेजुअली बढ़ता है, तब तो ठीक है, लिक्विड आराम से स्टडीली अपना चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें ये पाइप के एरिया को सडनली बढ़ा देते हैं। अब अगर सडनली बढ़ाते हो तो रियल लाइफ में अगर आप देखो कि अगर पाइप का एरिया सडनली बढ़ जाएगा तो यहाँ से बड़े अजीब अजीब तरीके से लिक्विड फ्लो करेगा। अब लिक्विड ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल कि मतलब जो है वो चींटी की तरह बिल्कुल सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे चिपक के चल रहा है। तो इस तरह के अगर कॉर्नर्स आते हैं, शार्प पॉइंट्स आते हैं तो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो फ्लो है वो अनफॉर्चुनेटली स्टडी रह नहीं पाता। और यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह लगाना वैसे आइडियली तो सही होता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि जेई लेवल पे हम बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक नहीं होने वाले हैं। मैंने बता जरूर दिया है पॉइंट, लेकिन जेई लेवल पे हजारों क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पे ये सडन एक्सपेंशंस कर देंगे, शार्प कॉर्नर्स होंगे इस तरीके के, और आपको पूछेंगे बर्नौलीज थ्योरम लगाओ और ये निकालो वो निकालो। आप क्या करोगे? आपको माइंड में ये पता होना चाहिए कि ये कॉर्नर और शार्पनेस इस तरह की सडन एक्सपेंशन नहीं होने चाहिए थे। तो आप अपने माइंड में ये मान लोगे कि ठीक है भाई, जो शेप है वो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। अपने माइंड में आप ये मान लोगे और ये मान के प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। बिकॉज अननेसेसरली वहाँ लड़ाई लड़ने तो बैठ नहीं सकते कि नहीं आपने फिगर गलत बनाई है ऐसा वैसा। उसकी बजाय आप सिंपली ये मान लो कि ये इस तरह का ग्रेजुअल कुछ एरिया होगा यूं। बट ध्यान रखना फिर भी अपने माइंड में कि अगर इस तरह के सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे पाइप का एरिया सडनली बढ़ जाता है, या जैसे पाइप ऐसे जा रहा था और सडनली अगर आप मान लो यहाँ पे ब्लॉक बना देते हो, मान लो सपोज एक कुछ ब्लॉकेजेस लगा देते हो, तो इस तरह के सिचुएशंस में
अनस्टेडी फ्लो हो जाता है और आइडियली बर्नौलीज थ्योरम लगती नहीं है, लेकिन 11th-12th लेवल पे होने का हम भरपूर फायदा उठा के चुपचाप लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, एक बात तो हो गई। दूसरा जो फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल होगा, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, लिक्विड एक जैसा रहेगा, वो तो हम देख ही चुके हैं। तीसरा, नॉन विस्कस की बात तो हमने करी थी, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप देखो तो विस्कस फोर्स हमेशा किसी भी पाइप की दीवारें लगाती हैं। तो पाइप जितना पतला होगा और जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा दीवार का एरिया आएगा एक तरीके से, तो मतलब कंपेयर टू द वॉल्यूम दैट इज फ्लोइंग। तो जितने पतले और लंबे पाइप्स होते हैं रियल लाइफ में अगर आप देखो तो जितने पतले और लंबे पाइप्स होते जाएंगे बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। जैसे गार्डन में पानी डालने वाला पाइप है, उसमें हम आगे चल के भी एक क्वेश्चन देखेंगे, भी काफ़ी आगे चल के क्वेश्चन देखेंगे भी कि उसमें रियल लाइफ में जो होता है वो बर्नौलीज थ्योरम के प्रेडिक्शन के बिल्कुल उल्टा हो जाता है और वो विस्कस फोर्सेस की वजह से होता है। तो ध्यान रखना कि हम वैसे विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट करेंगे, बट रियल लाइफ में इस तरह की चीज़ों के ऊपर बर्नौलीज थ्योरम ना ही लगाई जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, बिकॉज इससे बर्नौलीज थ्योरम से रिजल्ट इतने खराब आते हैं कि वो रियल लाइफ से कई बार बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। तो कोई पॉइंट नहीं है लगाने का। सी 5-10% एरर होता है तो हम मान लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा होता है तो हम उसको नहीं मानते। तो ये बात है। और आगे देखो, इसके साथ साथ फ्लो इरोटेशनल होता है, वो तो है ही। इरोटेशनल से हमारा मतलब ये नहीं कि वो कर्व नहीं करेगा, कर्व कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन एक ही जगह के ऊपर गोल गोल घूमने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब उसके अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी ओवरऑल तो ऐसे फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ पे कोई पत्थर निकला हुआ है थोड़ा सा और उससे टकरा के यहाँ भंवर बन रहा है, यहाँ भंवर बन रहा है, इस तरह की चीज़ों में का कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर बबल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि इरोटेशनल फ्लो नहीं होना चाहिए। और या इन अदर वर्ड्स थोड़ा और टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो जो फ्लो हो रहा है, इस फ्लो का जो रीजन होता है, जो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अंदर इसका सेंटर नहीं आना चाहिए। अगर ये कर्व करता हुआ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है जाए, लेकिन अगर ऐसे ऐसे घूमता है तो जो ये रोटेशनल फ्लो का सेंटर है ये हमारे अगर कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आ जाता है तो ये हमें एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। बाकी कैसे भी घूमता रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चौथी चीज़ और एक देखो कि हमने ये देखा था कि हमने एक जरा सा पीस लिया था और इस पीस के ऊपर खाली लिक्विड के फोर्सेस लग रहे थे और mg का फोर्स लग रहा था। अगर मान लो सपोज कुछ इस तरह की चीजें कि कोई मोटर का फैन वैन है, इस तरह की कोई चीज आ जाती है अगर मान लो, तो हम इस रीजन के अंदर बर्नौलीज थ्योरम नहीं लगा सकते। क्योंकि अब यहाँ पे अगर ऐसा है कि यहाँ पे एक जरा सा पीस लेते हैं और उसको मान लो सपोज दोनों साइड से लिक्विड भी पुश कर रहा है और एक साइड से फैन का जो सॉलिड ब्लेड है वो भी धक्का लगा रहा है, तो ऑब्वियसली उस फोर्स को तो हमने कंसिडर किया ही नहीं था। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि कहीं किसी प्रॉब्लम में मोटर या फैन आ जाएगा तो उस पूरी प्रॉब्लम में बर्नौली नहीं लगेगी, ये नहीं बोल रहा। अगर आगे लंबा सा पाइप है तो इस रीजन में बर्नौली बिल्कुल लगाओ, कोई समस्या नहीं है। पीछे लंबा सा पाइप था, इधर बर्नौली लगाओ तो बर्नौली भाई बिल्कुल खुश होंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ नहीं लगाओगे, बिल्कुल जिस जगह पे सॉलिड्स आ जाते हैं और एयर को पुश कर रहे हैं बिल्कुल उस जगह पे ऑब्वियसली हम नहीं लगाएंगे बर्नौलीज थ्योरम। और उसके साथ साथ हीट ट्रांसफर आप देख लो, हमने हीट का कोई भी फंडा नहीं देखा था कि एनर्जी जो है वो उस लिक्विड को किसी वायर वगैरह के थ्रू या इमर्शन रॉड वगैरह के थ्रू एनर्जी मिल रही है, हमने इस तरह की कोई भी बात नहीं करी थी। तो अगेन किसी भी तरह का अगर हीट ट्रांसफर वगैरह भी साइमल्टेनियसली हो रहा होगा तो भी आप बर्नौलीज थ्योरम वहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं लगाओगे, उसको कुछ मॉडिफाई करके लगाना है वो अलग बात है, बट बिल्कुल ब्लाइंडली वो इक्वेशन आप नहीं लगाओगे। और लास्टली अगर स्ट्रीम लाइंस की ही थोड़ी सी एक बात और करी जाए तो लास्टली एक बात इसमें और होती है कि इनफैक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने काफ़ी स्ट्रेस किया ही था, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा कि एक स्ट्रीम लाइन के ऊपर ही 2 पॉइंट लेके आपको बर्नौलीज थ्योरम लगानी होती है। वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो ये पढ़ लो, लेकिन ये वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, उसी को मैंने लिख दिया है सो दैट यू कैन मेक नोट्स एंड यू कैन नोट दिस डाउन प्रॉपरली। और साथ में अगर मान लो सपोज वैसे तो बर्नौलीज थ्योरम ए हम लगाने के लिए एक ही स्ट्रीम लाइन के ऊपर 2 पॉइंट लेते हैं इस तरीके से, लेकिन अगर मान लो फ्लो इस तरीके का है जिसमें कोई कर्विंग वर्विंग नहीं हो रही है, अगर मान लो कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह नहीं है, तो यू कैन ईजिली सी कि जो प्रेशर इधर होगा अल्टीमेटली फ्लूइड के फ्लो की वजह से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट नहीं होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो देयरफॉर अगर मान लो सपोज कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें फ्लूइड ऐसा स्ट्रेट पाथ में फ्लो कर रहा है, तो आप स्ट्रीम लाइंस के अक्रॉस भी इस तरह के पॉइंट्स ले सकते हो, इनके ऊपर भी बर्नौलीज थ्योरम, इनको भी लेके बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हो। और इन सब के अभी हम एग्जांपल्स और डिटेल्स में काफ़ी कुछ देखने वाले, बट अभी मोटा मोटा मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया आपको कि बर्नौलीज थ्योरम कब कहाँ और कैसे आपको लगानी है। और अगर
थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अरे यार इतने सारे रूल्स तो न्यूटन्स लॉ में भी नहीं थे, तो अभी देखना इतने कोई सीरियस रूल्स नहीं है, लेकिन आगे चल के गलतियां करो और गलत तरीके से बर्नौलीज थ्योरम लगाओ, उससे अच्छा है कि मैं रूल्स पहले थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं। लेकिन ध्यान रखना कि ये थोड़ा थोड़ा आइडिया देने से सब कुछ क्लियर नहीं होता। असली में चीजें तब क्लियर होंगी जब आप इसके बाद के एग्जाम्पल्स देखोगे, और उन एग्जाम्पल्स में मैं एक एक करके इन सारे आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करता जाऊंगा और फर्दर एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि कब कहां पे कैसे बर्नौलीज थ्योरम लगानी है और कब नहीं लगानी है। चलो भाई और आगे चलते हैं। नाउ लेट मी टेक यू टू सम एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अब इन्हें आप एप्लीकेशंस भी मान सकते हो, आप इन्हें सॉल्व एग्जांपल्स या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मान सकते हो, जिनमें धीरे 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 प्रैक्टिस करके हम बर्नौलीज थ्योरम को कब कहाँ और कैसे लगाना है धीरे धीरे समझने वाले हैं। जैसे सबसे पहले तो एक बहुत पुराना लॉ है विच इज ऑल्सो नोन एज टॉर्सिलीज लॉ। टॉर्सिली ने बेसिकली ये देखा था कि अगर एक कंटेनर है और उसमें पानी एक भरा हुआ है एक हाइट तक, और उसमें अगर एक सर्टेन डेप्थ के ऊपर आप एक होल कर दो, तो वो पानी जो निकलेगा, उसने सबसे पहले तो ये निकाला था कि पानी के कंटेनर में होल आप जितनी ज़्यादा डेप्थ पे करोगे पानी उतनी ज़्यादा तेजी से निकलेगा। अब ये तो आप कहोगे कॉमन सेंस है, इसमें टॉर्सिलीज लॉ बनाने की क्या जरूरत थी, तो बच्चा भी बता सकता है कि जितना डीप में आप होल करोगे उतना ज़्यादा स्पीड से निकलेगा। लेकिन टॉर्सिली ने एग्जैक्टली उसका फॉर्मूला मैथमेटिकली निकाल लिया था, इस वजह से दैट इज नोन एज टॉर्सिलीज लॉ। और बहुत टाइम तक तो इट वॉज नोन एज एन इंडिपेंडेंट लॉ, लेकिन उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम वगैरह आई और लोगों ने देखा कि बर्नौलीज थ्योरम से आप एक सेकंड के अंदर अंदर फटाफट इस रूल को निकाल सकते हो। तो देखो हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर भरा है कोई भी आइडियल फ्लूइड, और उसमें पानी की सरफेस से, ध्यान रखना पानी की सरफेस से एक डेप्थ h के ऊपर अगर मैं एक होल कर देता हूं, तो हम ये निकालने वाले हैं कि जो लिक्विड है वो कितनी स्पीड से बाहर आएगा, ये हमें निकालना है, ये हमारा टारगेट है। वी विल एज्यूम दिस कि जो होल है उस होल का एरिया स्मॉल है, ये सब हम मान लेंगे, और हमें एज आई सेड ये निकालना है कि ये पानी कितनी स्पीड से बाहर आएगा। तो अब देखो बर्नौलीज थ्योरम लगाने के पहले सबसे पहले तो दो पॉइंट्स लिए जाते हैं 1 और 2। तो अब 1 और 2 कहाँ लेंगे, 1 इधर ले लेते हैं और एक काम करते हैं 2 अपन यहाँ पे ले लेते हैं। यू कंटेनर के जस्ट अंदर बोल दो, जस्ट बाहर बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम पॉइंट 2 ले लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट 1 ले लेते हैं। और वैसे देखो कि कंटेनर का शेप अगर आप देखो तो बड़ा रेक्टेंगुलर सा शेप है, नीचे भी पानी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट कि नीचे के पानी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई रोल नहीं है। तो कंटेनर अगर इतना ही होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, नंबर 1। नंबर 2, कंटेनर का शेप ऐसा रेक्टेंगुलर सा लोगे तो स्ट्रीम लाइंस अच्छी नहीं बनेंगी। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस तरह से देखो हम अपना कंट्रोल वॉल्यूम या जो स्ट्रीम लाइन वगैरह बनेगी वो ऐसे लेने वाले हैं। यो इट्स समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो इस शेप का कंटेनर होता ऐसा यो, और यहाँ से पानी निकल रहा होता, तो क्या होगा वो हम देखेंगे, तभी हमारा प्रॉपरली स्ट्रीम लाइन फ्लो दिखेगा आपको। ये कॉर्नर वॉर्नर में जो पानी होता है इसका थोड़ा बहुत फ्लो होगा नहीं होगा उससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी देखना कि कंटेनर का शेप कैसा भी दिया और आप उसको अपने बढ़िया से स्मूथ से शेप में इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लोगे या इमेजिन कर लोगे। और अब इसके बाद ये हमें क्लियरली दिख गया कि ये जो पूरा का पूरा फ्लो है ये एक ही स्ट्रीम लाइन के ऊपर चल रहा है, और ये पॉइंट 1 और 2 भी प्रॉपरली एक ही स्ट्रीम लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो इसमें हम बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हैं। अब पॉइंट 1 के ऊपर देखो, मैं पहले तीनों टर्म्स लिख देता हूं, प्रेशर हाफ रो वी स्क्वायर रो जी वाई, ठीक है, ये तीनों टर्म्स होते हैं। अब पॉइंट 1 के ऊपर देखो, पॉइंट 1 के ऊपर जो प्रेशर है वो खाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बिकॉज पॉइंट 1 के ऊपर खाली अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो पॉइंट 1 के ऊपर जो प्रेशर होगा ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, ठीक है। और पॉइंट 1 के ऊपर लिक्विड की वेलोसिटी कितनी होगी, अब ये इंटरेस्टिंग बात है। सी, अगर यहां से पानी बाहर आ रहा है तो कंटेनर खाली भी होगा,
और कंटेनर खाली होगा तो कंटेनर की जो ये टॉप सरफेस है, पानी का जो ये सरफेस है, ये नीचे भी आएगा। तो रियली स्पीकिंग अगर आप देखो, एक्चुअली स्पीकिंग तो ये 0.1 नीचे तो आ रहा है, 0.1 के ऊपर अगर आप देखोगे तो पानी की स्पीड तो होगी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है, एज्यूम किया गया, करने को बोला गया है कि ये जो होल हमने बनाया है ये होल बहुत ही स्मॉल है, तो यू कैन इजीली सी कि पानी बहुत 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 धीरे धीरे नीचे आ रहा होगा और आप समझ ही गए होंगे कि हम इसकी वेलोसिटी को नेग्लेक्ट करने वाले हैं। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और अप्रॉक्सीमेटली 0 बोल देते हैं। रो जी वाई आप देख लो, वाई आपको कहीं कुछ ग्राउंड वाउंड के मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर लेवल से ले सकते हो, तो ये लेवल को हम ग्राउंड लेवल मान लेते हैं सपोज। तो यहां से अगर वाई अगर आप देखोगे तो ये और कुछ नहीं है, ये अपना एच हो जाएगा, तो रो जी एच हो जाता है। ये हो जाता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड के तीनों टर्म्स। अब राइट हैंड साइड पे देखो, राइट हैंड साइड पे अगर आप देखते हो तो राइट हैंड साइड पे यू कैन इजीली सी कि इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा, एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो होगा ही पी नॉट, और दूसरा अगर आप देखो तो ये पानी का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसको अपन बोलते थे रो जी एच, ये रो जी एच वाला भी प्रेशर होगा यहाँ पे। तो देयरफॉर इस जगह के ऊपर जो प्रेशर है वो हम दोनों टर्म्स लेने वाले हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, मेड अ मिस्टेक देयर। मैसेज टू द एडिटिंग टीम, ये जो पिछला मैंने कुछ सेकंड्स का जो बोला था ना, जैसे मैंने ये बोला था कि हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड तक बोला था ये ठीक था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो मैंने थोड़ा बहुत बोला था उसको काट देंगे और उस जो सही चीज़ है वो भी मैं बोलता हूँ। ओके, चलो अब जरा राइट हैंड साइड के टर्म्स देखते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले तो प्रेशर देख लो। यू विल सी कि ये वाला जो पॉइंट है होल के जस्ट बगल में जो पॉइंट है, ये भी अल्टीमेटली इसके सामने भी एटमॉस्फेयर है। याद करो कि P1 और P2 क्या होते थे, P2 का मतलब वो प्रेशर होता था जो पाइप के बाहर निकलने से लिक्विड को रोकने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट प्रेशर इज नथिंग बट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देयरफॉर ये प्रेशर भी आपका P नॉट होगा, और ध्यान रखना कि उसको P नॉट प्लस रो जी एच नहीं कर देना है अपने को, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। फिर उसके बाद आप वेलोसिटी देख लो, वेलोसिटी आप देख लो, वेलोसिटी यहाँ पे तो v होगी ही होगी, यही हमें निकालनी है। तो लेट्स कॉल दिस हाफ रो वी स्क्वायर, और बाकी तीसरा टर्म बचता है एलिवेशन वाला रो जी वाई। अब हमने इसी y को तो 0 माना था, तो एलिवेशन वाला जो टर्म है वो सिंपली आपका 0 हो जाएगा। तो ये बन जाती है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर जो जो कटता है वो काट दो, और रो भी इनफैक्ट इसके बाद कट जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करके देख लोगे तो यू विल हैव जी एच इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, यानी कि v हो जाएगा √2gh। ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। दिस इज द स्पीड विद विच द लिक्विड इज गोइंग टू कम आउट इफ द होल इज स्मॉल। ये बात है, और ये बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद भी रखना, और इनफैक्ट ऑटोमेटिकली याद ही हो जाएगा। बिकॉज अब याद करो, मैकेनिक्स में तो हजारों बार हमने यूज किया है कि किसी भी चीज को ड्रॉप किया, फटाफट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल लेते थे कि h हाइट तक गिरने के बाद उसकी स्पीड हो जाती थी √2gh। बिल्कुल सेम सिचुएशन आपकी यहाँ पे भी आ रही है। और ये भी आप देख लो कि अल्टीमेटली हमने देखा था कि आप चाहे इसे F इक्वल टू ma से डिराइव करो बर्नौलीज थ्योरम को, या एनर्जी कंजर्वेशन से डिराइव करो, है तो अल्टीमेटली एक तरह से हमने सारी के सारी विस्कस फोर्सेस वगैरह जब नेग्लेक्ट किए तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है ये तो एज्यूम किया ही है। तो देयरफॉर इट इज़ वेरी रीजनेबल कि एनर्जी कंजर्वेशन जैसा रिजल्ट आ रहा है तो वो थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था। और ये जो पहला रूल आ गया है, इस रिजल्ट को आप 100% याद रखना। बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में इधर उधर ये बहुत बार यूज होगा कि स्पीड ऑफ ए फ्लक्स हो जाती है सिंपली √2gh इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ होल इज स्मॉल। अब नेक्स्ट मैं आपको अगली डेरिवेशन पे लेके जाने वाला हूं। अगली डेरिवेशन में हम सेम चीज को दोबारा डिराइव करने वाले हैं, लेकिन बस मैं एक थोड़ा सा इसमें अपग्रेड करूंगा इसको इस तरीके से कि नेक्स्ट डेरिवेशन में मैं एरिया ऑफ होल को स्मॉल नहीं लूंगा। अगर एरिया ऑफ होल स्मॉल नहीं लिया जाएगा तो होगा क्या, होगा ये कि ये लिक्विड भी नीचे आएगा, इस लिक्विड के सरफेस की भी कुछ वेलोसिटी होगी, और उसको भी अपने को 0 नहीं लेना होगा, उसको फिर अपने को प्रॉपरली कंसिडर करना होगा। तो अब जरा चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन के ऊपर। यू कैन सी कि हम वापस स्पीड ऑफ ए फ्लक्स की ही बात करने वाले हैं, लेकिन अब की बार द एरिया ऑफ होल इज नॉट गोइंग टू बी स्मॉल। तो सारे पैरामीटर जरा मैं वापस मार्क कर देता हूँ। ये हाइट h थी वो तो h ही रहेगी। अब की बार जो होल है इसका एरिया मान लेते हैं A1, और कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया है A2। ऑब्वियसली A1 विल बी लेस देन A2 बट इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल। सो ये एरियाज हैं, और इसके साथ साथ पानी की डेंसिटी वेंसिटी तो खैर हम एज्यूम कर ही लेते हैं। नाउ लेट मी क्विकली राइट डाउन ऑल द टर्म्स।
एक ये भी लिख लो, V1 और V2 जो है ये लिक्विड्स की वेलोसिटीज हो गई यहाँ पे। नाउ हमारा बर्नौलीज इक्वेशन में 3 टर्म्स थे, प्रेशर, हाफ रो वी स्क्वायर, रो जी वाई, ये 3 टर्म्स थे। जरा LHS RHS वापस लिख के देखते हैं। यू विल सी कि प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया 0.2 अब की बार इधर है, तो 0.2 के ऊपर मैं लगा रहा हूँ सबसे पहले, तो प्रेशर तो हो गया P0, और इसके साथ साथ हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर और रो जी वाई। बढ़िया है। अब की बार आप देख लो कि ऊपर वाला जो पॉइंट है उसमें तीनों में से कोई भी टर्म जीरो नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड साइड में प्रेशर तो वही है P0, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ट्राइंग टू प्रिवेंट द लिक्विड फ्रॉम कमिंग आउट, तो प्रेशर तो P0 ही होगा। और इसके साथ साथ और आप देख लो, हाफ रो V स्क्वायर की जगह हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर, और हाइट वाला टर्म अगर आप देखोगे तो ये जरूर डेफिनेटली जीरो हो जाएगा। तो योर इक्वेशन विल लुक समवॉट लाइक दिस। अब इसमें P0 और P0 कैंसिल होगा, तो चलो वो तो कर देते हैं, लेकिन बाकी आप देख लो कि बहुत ज़्यादा रिलीफ हमें नहीं मिलने वाला। हमें बेसिकली निकालना है V1 का वैल्यू, स्पीड ऑफ फ्लक्स इज V1। अब V1 का वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ इस इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, बिकॉज यू कैन सी कि V1 की वैल्यू मिल जाएगी, बट ये पहले वी विल नीड टू गेट रिड ऑफ दिस V2 अगर आप देखो तो ये V2 अननोन है, तो थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, रीअरेंज कर लेता हूँ टर्म्स को। इनफैक्ट एक रो भी कैंसिल हो रहा है तो उसको भी कैंसिल कर लेते हैं। यू विल गेट 2GY इज इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे वी विल नीड टू गेट रिड ऑफ V2, और जैसा कि आप सोच ही रहे होगे, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि ये V2 से छुट्टी पाने का तरीका है, इसके अंदर हम लगाने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यू विल सी कि ये अगर ऐसा पाइप है, अगर मान लो इस तरीके से स्ट्रीमलाइन स्टडी फ्लो वगैरह इसके अंदर हो रहा है, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 तो डेफिनेटली इसमें लगाया जा सकता है। तो लगा देते हैं भाई, सोचना क्या है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो यू कैन इजीली सी कि V2 की मैं वैल्यू निकाल लूंगा A1 V1 अपॉन A2, और इसको मैं ये फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। तो बर्नौलीज थ्योरम जनरली ऐसा ही होता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस जहां पे होल का एरिया भी लेना होता है, वहां पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ ही बर्नौलीज थ्योरम चलती है। तो अब इक्वेशन 1 आपकी हो जाएगी इस तरीके से, 2GY इज इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर। ठीक है, अभी कॉमन ले लो और सॉल्व कर लो। यू कैन सी दैट वी आर ऑलमोस्ट डन। 1 माइनस A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GY। ठीक है, ये अपने पास ऑलमोस्ट काम हो चुका है अपना। लेकिन फर्दर ये जो हमारा ब्रैकेट वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म इतना ज़्यादा यूज होता है फ्लूइड मैकेनिक्स के। अभी आप देखना और जो एप्लीकेशंस होंगे, कई सारे एप्लीकेशंस और आने वाले हैं, उनमें बहुत सारे एप्लीकेशंस में ये वाला टर्म आता ही आता है। कौन सा टर्म? 1 माइनस A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर, वेयर A1 इज द स्मॉलर एरिया एंड A2 इज द बिगर एरिया। ये टर्म इतनी बार आता है कि लोगों ने इसको एक स्पेशल नाम दे दिया है। इस टर्म को हम एक स्पेशल लेटर से डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे लेटर गामा से। तो कभी कभी कुछ बुक्स में इसको ये लोग गामा फैक्टर भी बोल देते हैं। आई डोंट लाइक टू यूज दैट टर्म मच, लेकिन इस चीज को अगर आप चाहो तो कुछ भी लेटर से डिनोट कर दो, गामा से डिनोट कर दो, वॉट एवर यू लाइक। तो अगर इसको आप गामा से डिनोट कर देते हो तो हमारे पास फाइनली क्या चीज बन जाती है, देख लो। फाइनली हमारे पास टॉर्सिलीज इक्वेशन का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन आ जाता है, या यू कैन से अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है, और ये आ जाता है आपका V1 इज इक्वल टू √2GY डिवाइडेड बाय गामा। ये जो गामा है ये भी रूट के अंदर ही है, तो लेट मी राइट इट प्रॉपरली। ये आपके पास बेसिकली V1 की वैल्यू आ जाती है यू। बट देख लो, टॉर्सिली ने इतना ज़्यादा मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं निकाली थी। उन्होंने तो खाली बस इतना बोला था कि जो वेलोसिटी V1 होगी वो √y के प्रोपोर्शनल होगी। सी नॉर्मली तो अपन ये मान के चलते हैं कि y बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ रही है, तो नॉर्मली तो अपन यही मान लेते हैं कि y को डबल करोगे तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी, ट्रिपल करोगे तो ट्रिपल हो जाएगी। एक लेमैन को अगर आप पूछो तो लेमैन तो लीनियर इक्वेशन बनाता है हमेशा। टॉर्सली की खास बात यही थी कि टॉर्सली लेमैन नहीं था, तो उसने देखा कि भाई लीनियरली नहीं बढ़ रहा है, अगर y को डबल करोगे तो ये डबल नहीं हो रहा है, खाली √2 टाइम्स बढ़ रहा है, और अगर y को 4 गुना करोगे तब जाके वेलोसिटी डबल होती है। तो ये सारी चीजें टॉर्सली ने निकाली थी। तो टॉर्सली ने
खाली प्रोपोर्शनलिटी निकाली थी और हम तो उससे भी आगे निकल गए, हमने एग्जैक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल के रख दी है, ये बात है। तो इस तरीके से हमने ये देखा है कि स्पीड ऑफ फ्लक्स किस तरीके से निकालते हैं इन बोथ द केसेस वेयर एरिया ऑफ होल इज स्मॉल एंड वेयर एरिया ऑफ होल इज नॉट स्मॉल। और बहुत सारे क्वेश्चंस में आप आगे ध्यान रखना कि इस तरह की इक्वेशंस बनने वाली हैं कि जब एरिया ऑफ होल स्मॉल माना जाएगा तो एक फॉर्मूला बनेगा ऐसा, और जब एरिया ऑफ होल स्मॉल नहीं होगा तो उसमें गामा का फैक्टर या रूट गामा का फैक्टर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। ये आप देखना कि ये फीचर आपको बहुत सारी जगहों के ऊपर आगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर दिखने वाला है। चलो और आगे चलते हैं। और ये जो अभी अभी हमने टॉर्सलीज लॉ डिराइव किया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम लोग का ये फेवरेट होता है। मतलब देखो ऑब्वियसली वो टॉर्सलीज लॉ की डायरेक्ट तो ये नहीं पूछ सकते कि सीधे सीधे √2gh डिराइव करने को बोल देंगे। वो जनरली इसको लेके इसमें पुरानी मैकेनिक्स मिला के थोड़ा कैलकुलस मिला के इधर उधर करके इसके ऊपर खूब क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ये जो स्पीड ऑफ फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसमें 2-4 चीज़ें और काम की होती हैं, वो भी डिराइव कर लेते हैं। जैसे आप ये देखो, नेक्स्ट चीज़ मैं ये डिराइव करने वाला हूँ कि मान लो सपोज मेरे पास लेट अस से एक कंटेनर है और इस कंटेनर के ऊपर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है अप टू अ हाइट h, कैपिटल H। नाउ नोट दैट ये पूरी जो लिक्विड की बेस से जो हाइट है ये कैपिटल H है। और हमें ये बोला गया है कि इसके अंदर कंटेनर के अंदर आप एक होल कर दो। मान लो टॉप से कितनी भी हाइट के ऊपर आप होल कर सकते हो, वो आपको अलाउड है। आपको ये बोला गया है कि भाई एक काम करो, टॉप से एक सर्टेन हाइट के ऊपर एक होल कर दो। बस ये ध्यान रखना कि जो आप होल करोगे उस होल से जो पानी निकलेगा वो पानी कंटेनर से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर जाना चाहिए। मान लो होली का टाइम है, ये बड़ी सी पानी की टंकी है, यहाँ पे आपके दोस्त बैठे हुए सारे के सारे क्रिकेट मैच देख रहे हैं मान लो सपोज, और आपको इस तरीके से ऐसी हाइट के ऊपर होल करना है कि मैक्सिमम दूरी तक जाके इस बंदे के ऊपर पानी गिरे। ये आपका टारगेट है। आप कहोगे कि ठीक है सर इसमें सोचने की क्या बात है, हम बिल्कुल बॉटम में होल कर देंगे तो मैक्सिमम स्पीड से निकलेगा पानी। लेकिन ध्यान से देखो कि अगर आप नीचे होल करोगे तो ये मानता हूं कि स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन स्पीड ज़्यादा होने से खाली थोड़ी रेंज हो जाती है ज़्यादा। प्रोजेक्टाइल मोशन याद करो कि अगर स्पीड ज़्यादा है लेकिन कम हाइट से फेंका है तो उसको कम टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। तो ज़्यादा स्पीड है मानता हूं, लेकिन अगर टाइम ऑफ फ्लाइट कम हो जाएगा तो ये चीज़ जल्दी गिर जाएगी। और वही अगर आप मान लो सपोज ज़्यादा ऊपर होल करते हो तो इसको टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा मिलेगा। रिमेंबर प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखा था कि इस तरह की सिचुएशन में टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा ऊपर आप होल करोगे उतना ज़्यादा पानी को ज़मीन तक ट्रैवल करने के लिए टाइम मिलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ज़्यादा होगा। लेकिन दिक्कत ये कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाओगे ये स्पीड कम होती जाएगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में फ़ायदा मिल रहा है लेकिन स्पीड कम होती जा रही है, तो ये फिर जल्दी गिरने लगेगा। बिल्कुल टॉप पॉइंट के जस्ट नीचे करोगे तो स्पीड विल बी नियरली जीरो, इसको खूब टाइम मिलेगा गिरने का। लेकिन अगर स्पीड ही बहुत कम है तो ये पार्टिकल्स सारे के सारे ऑलमोस्ट यहीं पे गिर जाएंगे। तो बात यह है कि हाइट बढ़ाने से फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। और हमें पता है कि ये एग्जैक्टली रेसिपी तैयार हो रही है किसकी, मैक्सिमा मिनिमा की। अगर ऐसा होता कि फायदा ही फायदा होता या ऐसा होता कि नुकसान ही नुकसान होता तब तो अलग बात थी। लेकिन अगर ऐसा है कि वाई को बढ़ाने से फायदा भी हो रहा है नुकसान भी हो रहा है, तो हमारी क्या अप्रोच थी कि हम तो फिर ज़्यादा नहीं सोचेंगे, इसमें हम एक जनरल हाइट वाई के ऊपर एक होल बना देंगे और ये देख लेंगे कि इस होल से जो पानी निकलेगा उसकी रेंज कितनी आएगी, और फिर उस रेंज को मैक्सिमा मिनिमा लगा के डिफरेंशिएट करके वी विल ट्राई टू डू समथिंग। ये हमारा आगे का गेम प्लान है बेसिकली। ठीक है, तो चलो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमें पता है कि होल का एरिया तो हम स्मॉल ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर होल का एरिया स्मॉल नहीं है तो भी बस एक गामा का फैक्टर आ जाता है, उसमें 1/√, गामा का फैक्टर आ जाता है, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मान लेते हैं कि होल का एरिया स्मॉल है और आपने टॉप से वाई हाइट के ऊपर एक होल पंच कर दिया है, तो यहाँ से जो पानी निकलेगा इसकी स्पीड तो होगी √2gh। ठीक है, अब जो नीचे वाला डिस्टेंस होगा, ये नीचे वाला डिस्टेंस है आपका ये वाला h - y। तो पहला काम एक करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए y डायरेक्शन में देखो, अब आपको पता ही है कि y डायरेक्शन में तो कोई इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, तो y डायरेक्शन में अगर मैं s = ut + ½ at² लगाने वाला हूँ,
बड़े दिनों बाद हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के ऊपर वापस आए हैं, तो यू कैन सी कि y डायरेक्शन में जो s है वो है इतना, u तो जीरो है और एक्सेलरेशन है g, तो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको चाहिए तो ये हो जाएगा 2h माइनस वाई अपॉन जी अंडर रूट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा अगर आप होल्ड करते हो एट अ हाइट y फ्रॉम द टॉप। और अब इतने टाइम में हमें ये चाहिए कि भाई इतने टाइम में पानी के ये मॉलिक्यूल्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लेंगे वो निकाल लेते हैं, और उसी डिस्टेंस को हम बोल देंगे रेंज। तो रेंज विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई t, दैट मीन्स √2gh। अब h नहीं, इसको y बोलना चाहिए, ऊपर भी मैं करेक्ट कर देता हूं, यहां पे h की बजाय मुझे प्रॉपरली y लिख देना चाहिए। तो ये अगर आप देखोगे तो v की जगह रख दिया ये चीज और t की जगह रख देंगे 2 इंटू एच माइनस वाई अंडर रूट बाय जी, ये हो जाने वाली है आपकी पास रेंज। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम मिनिमा का काम काफी हद तक सेट हो चुका है, हमने रेंज निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ y। और अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज चाहिए तो उसके लिए अब आगे हमें पता है कि हमें इसे डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना है। लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले एक चीज देख लो तो थोड़ा सा कन्वीनियंस हो जाएगी। ऑब्वियसली मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जी कैंसिल हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा कैंसिल, आप इसको स्क्वायर भी कर दो। सी रूट वूट को डिफरेंशिएट करना हमेशा थोड़ा लेंदी काम होता है, आप इसको स्क्वायर कर दो, बिकॉज सी ऑब्वियस सी बात है कि जब आर की मैक्सिमम वैल्यू होगी तभी आर स्क्वायर की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो किसी एक की भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आर स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू एच माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई। नाउ यू कैन सी दैट इट लुक्स मच नीटर। अब इसको अगर आप देख लो, इसको अगर आपको मैक्सिमाइज करना है, आर स्क्वायर को अगर आपको मैक्सिमाइज करना है, तो बस अब इसको डिफरेंशिएट करके जीरो जीरो से इक्वेट कर दो और आगे सॉल्व कर लो। सो लेट्स डू दैट। यू कैन सी कि डी बाई डी वाई ऑफ आर स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 4, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा h माइनस वाई बाई 2, इसको इक्वेट कर दो जीरो से, और जीरो से इक्वेट करके सॉल्व कर लोगे तो y आ जाएगा आपका, सॉरी इट विल नॉट बी y बाई 2, इट विल बी 2y, अंदर y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा तो इट विल बी 2y, तो y आपके पास आ जाएगा फाइनली h बाय 2। बहुत स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है वैसे तो, लेकिन बड़ा सिमेट्रिक सा रिजल्ट, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। मतलब मेमोराइज करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस क्या मतलब जो डायरेक्टली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभी दे देते हैं, तो ये एक ऐसा रिजल्ट है जो ऑटोमेटिकली बच्चों को याद ही हो जाता है कि अगर टॉप से या बॉटम से, दोनों में से किसी भी जगह से अगर आप h बाई 2 हाइट के ऊपर होल पंच कर दोगे तो इससे जो रेंज होगी वो पानी की मैक्सिमम रेंज आएगी, ये बात है। और एक दो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पे बनते हैं, कोई ना कोई बच्चा क्लास में जरूर पूछ लेता है, सर आपने तो ये चेक ही नहीं किया कि ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, डबल डेरिवेटिव लगा के चेक करते हैं मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, एंड यू कैन इजीली सी दैट आई एम हैविंग सम फन हियर बिकॉज दैट्स टोटली नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। हमें पता है कि फिजिक्स में इनफैक्ट जब मैं मैक्सिमा मिनिमा बेसिक मैथ्स में पढ़ा भी रहा था तो भी मैंने कहा था कि फिजिक्स की 99% से ज़्यादा क्वेश्चंस में आपको डबल डेरिवेटिव लेके चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से, क्वेश्चन की कंडीशन से ही अपने आप एविडेंट होता है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। जैसे आप यहाँ पे आप देख लो कि अगर y की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो कर देते हो तो पानी यहीं गिर जाएगा, उस केस में रेंज जीरो आ जाएगी, तो मिनिमा वो है। या y की वैल्यू अगर आप टेंडिंग टू h कर देते हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट जीरो हो जाएगा, रेंज फिर से जीरो हो जाएगी, वो भी मिनिमा है। तो y इक्वल टू जीरो या y इक्वल टू h अगर आप देखोगे तो ये दोनों तो मिनिमा है ही, और दो मिनिमा के बीच में क्या होगी, मिनिमा के बीच में तो मैक्सिमा ही हो सकती है ना। तो आपको हर जगह तलवार निकालने की जरूरत नहीं कि नहीं सर डबल डेरिवेटिव भी लगाएंगे चेक करेंगे, नो नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। डबल डेरिवेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यू नो वेरी वेल कि दो मिनिमा के बीच में अगर आप ग्राफ बना के देखो, दो मिनिमा के बीच में अगर आप देखोगे तो तीसरी जो चीज है वो मिनिमा हो ही नहीं सकती है, वो मैक्सिमा ही होगी। तो देयरफॉर फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉमन सेंस का स्विच हमेशा ऑन रखना है। मैथमेटिक्स की तलवार निकालनी है, लेकिन वही निकालनी है जहां पे रिक्वायरमेंट है। अननेसेसरली सेकंड डेरिवेटिव लेते जाओ, प्रॉब्लम बढ़ाते जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो देयरफॉर यहाँ पे मैक्सिमम रेंज का हमने एक छोटा सा रिजल्ट निकाल लिया है, दैट मैक्सिमम रेंज विल अकर व्हेन द हाइट इज व्हेन द होल इज पंच्ड एट अ हाइट h by 2। बट फिर भी
ये रिजल्ट खाली रट लेने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज उसमें बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। अब जैसे एडवांस में और बाकी एग्जाम्स में फ़र्क क्या है कि एडवांस में वो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करेंगे कि आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपने रिजल्ट रटा है या समझा है। जैसे इसी के ऊपर अगर आप एक मास m का पिस्टन रख दो, तो पिस्टन विल क्रिएट सम एक्स्ट्रा प्रेशर, तो ये रिजल्ट नहीं रहेगा, ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट स्पीड ऑफ इफ्लक्स की जो रिजल्ट थी आपकी √2 GH, वो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। बिकॉज अगर ऑब्वियसली आप ऊपर पिस्टन रख देते हो तो पिस्टन के दबाव से पानी और ज़्यादा स्पीड से निकलेगा, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन बर्नौलीज थ्योरम चेंज नहीं होगी, तो बर्नौलीज थ्योरम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के आप दोबारा सारी चीज़ें निकाल सकते हो, और यू कैन ऑलवेज डिराइव एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स। बट फिर भी जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं उसके हिसाब से अगर आपको स्टेप बाय आपको ये रिजल्ट थोड़े बहुत पता है तो आपका टाइम बच जाता है एग्जाम्स में। जैसे बिटसैट है, अब बिटसैट में इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने होते हैं, इतना कम टाइम होता है कि अगर 5-6 क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल जाते हैं जिनके रिजल्ट्स आपको याद है और फटाफट उनको मार्क कर देते हो, तभी वहां से बचे हुए टाइम को आप दूसरी जगह लगा के वो हाई स्कोर्स लेके आ सकते हो, विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग अ गुड कॉलेज एंड अ गुड ब्रांच। तो वो बात है। तो छोटे मोटे रिजल्ट्स आप याद रखो, बट उसके साथ साथ बेसिक्स भी क्लियर रखो। दैट इज बेसिकली व्हाट वी वांट हियर। चलो अब एक थोड़ी सी और लंबी प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। सी, नेक्स्ट हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि अगर मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर मैं एक होल पंच कर देता हूँ बिल्कुल बॉटम पे अब की बार, तो वी विल कैलकुलेट कि इस कंटेनर को पूरा खाली होने के अंदर कितना टाइम लगेगा। और थोड़ा डेटा मैं आपको दे देता हूँ। डेटा मान लो सपोज जो कंटेनर में ये जो होल है, मान लो इस होल का एरिया है, मान लो सपोज A1 बोल देता हूँ, और कंटेनर का जो ये वाला एरिया है, सरफेस एरिया जो होता है, इस एरिया को मैं बोल देता हूँ A2। पानी की डेंसिटी, कंटेनर की टोटल हाइट, ये सब अपने को दी है। एंड अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन वंस मोर। क्वेश्चन ये है कि कंटेनर को पूरी तरीके से खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है अपने को। और वैसे तो आप देख लो कि कंटेनर का शेप ऐसा है कि बिल्कुल लास्ट लास्ट में थोड़ा पानी इधर उधर शायद बच जाएगा, वैसे अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। लेकिन अपन मान लेंगे कि चलो शेप कैसा भी है, हम ये मान लेंगे कि लास्ट वाला पानी भी बिल्कुल फ्लो होकर हर आखिरी बूंद बिल्कुल यहाँ तक से निकल जाती है। वी विल मेक ऑल दीज यूजुअल एजम्पशंस। तो अभी क्या करेंगे, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पानी के बाहर निकलने की स्पीड डिपेंड करती है एच के ऊपर से। इस प्रॉब्लम में लंबी बात क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, वो पहले समझते हैं। देखो पानी के बाहर निकलने की स्पीड डिपेंड करती है पानी के लेवल के ऊपर, और दिक्कत यह है कि लेवल वेरी होता जा रहा है, लेवल कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अब अगर लेवल कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो पानी की जो इफ्लक्स वेलोसिटी है ये भी चेंज होगी, और हमें पता है कि इफ्लक्स वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो कंटेनर के खाली होने का जो रेट है वो भी चेंज होगा। कंटेनर ऐसा नहीं कि कांस्टेंट रेट से खाली होता जा रहा है भाई। अगर आपको मान लो ये बोलते हैं कि मेरे पास एक 100 लीटर्स का कंटेनर है और उसके अंदर से मैं पानी निकाल रहा हूँ एट द रेट ऑफ 2 लीटर्स पर सेकेंड। अब आपको बोलता हूँ कि भाई बता दो कंटेनर कितनी देर में खाली होगा, तो यू विल नॉट इवन ब्लिंक, एंड आप डायरेक्टली बोलोगे 50 सेकंड के अंदर अंदर कंटेनर खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंटेनर को मैं कांस्टेंट रेट से खाली कर रहा था, प्रॉब्लम डायरेक्ट थी। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि भाई कंटेनर तो इतना ही बड़ा है, लेकिन शुरू में बड़ी बड़ी एनर्जी के साथ खाली करता हूँ कंटेनर को, बाद में मेरा खाली करने का रेट थोड़ा एनर्जी कम हो जाती है, अब उसमें अगर आप निकालो तो यू कैन ईजिली सी कि आपको यू कैन ईजिली सी कि इंटीग्रेशन की फील आ रही होगी कुछ उसमें अगर रेट ऑफ एम्प्टिंग जो है वो अगर वेरी कर रहा है तो आपको कहीं ना कुछ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी यही चक्कर आएगा कि अगर ये सब कुछ वेलोसिटी ये सब वेरिएबल है तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको इंटीग्रेशन का पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा, ये बात है। तो अब जरा पूरा सेटअप बनाते हैं। देखो हमें पता है कि इंटीग्रेशन का सारा सेटअप बनाते कैसे। इंटीग्रेशन वाला सेटअप बनाने में सबसे पहले तो हम एक जनरल टाइम टी के ऊपर एक जनरल सिचुएशन मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक जनरल टाइम टी बीत चुका है, ठीक है। अब जनरल टाइम टी बीत चुका है और जनरल टाइम टी में जो कंटेनर के अंदर पानी है वो थोड़ा नीचे आ चुका है और उसकी ग्राउंड से जो हाइट बची है वो बची है मान लो y। और जनरल टाइम टी पे ये कंटेनर का पानी नीचे जा रहा है विद अ स्पीड v2 और पानी इधर से बाहर आ रहा है विद अ स्पीड v1, एंड यू नो वेरी वेल दैट दिस स्पीड v1 विल बी सिंपली √2 gy, बिकॉज
पानी की जो इफ्लक्स वेलोसिटी होगी वो आपकी डिपेंड करेगी इंस्टेंटेनियस हाइट के ऊपर, और ये स्पीड आप लिख सकते हो √2 g/। इनफैक्ट √2 g/, लिखना भी ठीक नहीं रहेगा बिकॉज √2 g/, तो आपका नॉर्मल केस में था। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये A1 A2 का चक्कर है, तो या तो A1 को बहुत बहुत स्मॉल एज्यूम कर लो कुछ इस तरह का, या बेटर है कि आप मत ही एज्यूम करो। तो हम जरा अपने वो गामा वाले फैक्टर को लेके आ जाते हैं। याद करो गामा अपना था 1 - A1²/A2², ये चीज़ गामा होती थी। ठीक है, तो इसको जरा रूट गामा से और डिवाइड कर दो, ये हो जाती है आपकी इफ्लक्स वेलोसिटी। और अब आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है, कितनी देर में कंटेनर खाली होगा, ये बेसिकली अपने को निकालना है। तो देखो इफ्लक्स वेलोसिटी तो अपने पास आ गई। अब जरा इसके आगे देखो रेट ऑफ आउटफ्लो, अगर आप देखो पानी का जो आउटफ्लो हो रहा है उसका रेट कितना है। याद करो कि कभी भी लिक्विड के गैस के फ्लो का जो रेट होता था वो होता था A × V। तो आउटफ्लो का जो रेट होगा वो हो जाएगा दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस वेलोसिटी। तो रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू A1 मल्टीप्लाइड बाय V1 विच विल बी इक्वल टू A1 मल्टीप्लाइड बाय √2 g/, डिवाइडेड बाय रूट गामा। ठीक है, ये हो जाता है आपका रेट ऑफ आउटफ्लो। और रेट ऑफ आउटफ्लो का मतलब ये है कि कंटेनर किस रेट से खाली हो रहा है। तो अब जरा आप देख लो कि dt टाइम में, यू कैन सी कि dt टाइम में अगर पानी का लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाता है, जो ग्रीन कलर से मैं शेड करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, dt टाइम में अगर पानी का लेवल अगर मान लो dy डिस्टेंस नीचे आ जाता है, ठीक है, इसको मैं रेड कलर से लिख भी देता हूँ यहाँ पे, चलो dt टाइम में अगर पानी का लेवल dy डिस्टेंस से नीचे आ जाता है तो यू कैन इजीली सी कि amount of water that you have lost will be amount of water या volume of water that you have lost will be given by cross sectional area multiplied by dy। ये पानी आपने लूज कर दिया है dt टाइम में, और यही पानी आपका यहाँ से आउटफ्लो भी कर रहा है अल्टीमेटली। तो यू कैन इजीली सी कि ये जो चीज़ है आपकी, जितना डिक्रीज इन वॉल्यूम हुआ है ऊपर से, वही पानी यहाँ से आउटफ्लो करके भी गया है अल्टीमेटली। तो ये चीज़ और ये चीज़ तो आपके दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इन दोनों को जरा मैं इक्वेट कर देता हूँ। यू विल हैव A2 dy इज इक्वल टू A1 बाय रूट गामा इंटू √2 g/। ये आपके पास बन जाती है इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं बिकॉज हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है कि कंटेनर खाली कितनी देर में होगा, मतलब y का वैल्यू 0 कितनी देर में होगा, ये अपने को निकालना है। तो अब ये जो इक्वेशन बन गई, हमारा प्लान आगे बस इतना सा है कि हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने वाले हैं। बट सबसे पहले तो dy जो है, इस dy के साथ मैं y को पुट कर देता हूँ। तो dy के साथ आपका आ जाएगा y⁻⁻², और बाकी जितने कांस्टेंट है सबको मैं राइट हैंड साइड पर डाल देता हूँ। तो और dy के साथ साथ एक dt भी होना चाहिए वैसे तो, बिकॉज दोनों रेट्स हम इक्वल कर रहे हैं एसेंशियली। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे A1/A2 रूट गामा, और ऊपर √2g भी है, और ये हो जाता है आपका dt। और इसके साथ साथ एक जरा सी चीज़ और देख लो कि अगर हम इन रेट्स को इक्वल कर रहे हैं तो हमें एक माइनस साइन यहाँ पे और लेना चाहिए था, बिकॉज यू कैन सी कि ये रेट ऑफ आउटफ्लो है एक तरीके से, और ये वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। तो इन दोनों के हिसाब से भी अपने को एक माइनस साइन यहाँ पे और लेना चाहिए था, तो वो माइनस साइन मैं यहाँ पे अलग से लगा देता हूँ। तो चलो आफ्टर वी हैव अप्लाइड दैट माइनस साइन एंड आफ्टर वी हैव पुट दैट dt एंड एवरीथिंग, ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है, और इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना है आगे। तो बस अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, लेट्स क्रिएट सम स्पेस हियर, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस रफ वर्क, और कलर भी चेंज कर लेते हैं, और इसको अब जरा आगे इंटीग्रेट करके देखते हैं। हाँ, इंटीग्रेट करने से पहले ये जितनी चीज़ है
इस चीज़ को मैं कांस्टेंट से डिनोट कर देता हूँ, उस कांस्टेंट को c बोल देता हूँ सपोज। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस y रेज टू हाफ dy का इंटीग्रल इज इक्वल टू c इंटू टी। लिमिट्स आप देख लो, अब लिमिट्स बड़ी केयरफुली देखना। लिमिट्स आप देख लो कि t इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी थी, t इक्वल टू 0 पे कंटेनर पूरा भरा था, तो y की वैल्यू थी h। और मान लो सपोज कैपिटल टी टाइम पे कंटेनर खाली हो जाता है, तो कैपिटल टी टाइम पे y की वैल्यू हो जाने वाली है 0। तो ये बड़े केयरफुली देखो, जो लिमिट्स मैंने रखी हैं ये लिमिट्स जरा केयरफुली देखना। और इसके बाद बाकी यू कैन इजीली सी कि अब इसके बाद y का भी पावर -½ है यहाँ पे। इसके बाद के कैलकुलेशंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज, या चलो एक दो स्टेप्स लिख ही देता हूँ, कोई बुराई नहीं है। y रेज टू -½ का इंटीग्रल हो जाएगा y रेज टू हाफ अपॉन हाफ, लिमिट्स हो जाएंगी h टू 0 और एक माइनस साइन भी है उसको इधर डाल देते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन एंड यू कैन इजीली सी कि 2√h इज इक्वल टू ct। ये बन जाती है आपके पास फाइनल इक्वेशन। दोनों साइड से एक माइनस माइनस भी कैंसिल कर दोगे, यू विल गेट दिस इक्वेशन। तो जो टाइम होगा ये हो जाएगा 2√h डिवाइडेड बाय c, और ये c जो नीचे है c की वैल्यू हम फाइनली डाल देंगे और हमें c की वैल्यू पुट करके टाइम मिल जाता है कि ये कंटेनर कितने टाइम में खाली होगा। और कई बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, शुरू करने से पहले कई बार लगता है कि कंटेनर को खाली होने में शायद इनफाइनाइट टाइम लग जाए, बिकॉज ये आइडिया आता है कई बार कि जैसे जैसे कंटेनर खाली होता जाएगा, जब कंटेनर बिल्कुल इतना सा पानी बचेगा तो उसको कौन पुश करेगा बाहर। लेकिन यू कैन इजीली सी कि इट डज नॉट टेक एनीथिंग लाइक इनफाइनाइट टाइम और समथिंग। ये सी को पुट कर दोगे, आराम से आपको वैल्यू मिल जाएगी इस चीज़ की, टाइम की, कि कितने टाइम में कंटेनर खाली हो जाएगा। बट यू कैन इजीली सी कि ये जो प्रॉब्लम अभी हमने देखी है, कंसेप्चुअली अगर आप देखो, फिजिक्स के कोर कंसेप्ट्स अगर आप देखो तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, हमने इंटीग्रेट किया, लंबी प्रॉब्लम थी, बढ़िया थी एंड सो ऑन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से अच्छी प्रैक्टिस थी। लेकिन बर्नौलीज थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये वो सारे के सारे कंसेप्ट्स वही सारे लगे हैं जो हमने पहले डेवलप किए थे। हम बस खाली थोड़ा सा प्रैक्टिस करके थोड़ी सी अपनी प्रोफिशिएंसी को और बढ़ा रहे थे। और आगे चलते हैं। नाउ लेट मी टेक यू टू सम मोर डेरिवेशन, सम मोर एग्जांपल्स। और आगे देखो, आगे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ओके, आई थिंक कट करते हैं अभी।